हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड। अपन पढ़ चुके हैं मोनोसेकेराइड, अपना मोनोसेकेराइड का कंप्लीट हो चुका है। आज स्टार्ट होगा डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। उसको भी ये है कि आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा आज। ओके, तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स लगभग ये खत्म हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। तो अब आपके डाइसेकेराइड्स में आपको क्या क्या देखना है? माल्टोज देखना है, लैक्टोज देखना है और सुक्रोज देखना है। ओके, तीन कार्बोहाइड्रेट्स देखने। और पॉलीसेकेराइड में आपको क्या करना है? स्टार्च और सेलुलोज ही देखना है, यानी कि 5 कार्बोहाइड्रेट्स आपको पढ़ने हैं। अगर आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर आप अच्छे से जानते हो, उनका अच्छे से आपको हार्वर्ड प्रोजेक्शन याद है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनमें आप केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से जानते हो कि किस तरीके से वहाँ केमिकली रिएक्शंस हो रही थी, तब यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो आज स्टार्ट करेंगे डाइसेकेराइड। आज इस चैप्टर से पीछे छूट जाएगा अपना। ओके बहुत दिन हो गए अपने को, है ना। डाइसेकेराइड का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी डाइसेकेराइड को ब्रेक करते हो या उसका जल अपघटन करते हो, तो आपको क्या होता है? 2 मोनोसेकेराइड्स की यूनिट प्राप्त होती है, उसे कहा जाता है डाइसेकेराइड्स। ओके, अगर जल अपघटन करने के बाद अपने को 2 यूनिट्स आपको प्राप्त होती है, तो उसे कहा जाता है डाइसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी पॉलीसेकेराइड का जल अपघटन करते हो, तो आपको बहुत सारी यूनिटें मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स की, जिन्हें कहा जाता है पॉलीसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड का मतलब आप अच्छे से जानते होंगे कि अगर इनका जल अपघटन करवाया जाए तो 2 यूनिट प्राप्त होगी, है ना। अब इसमें आपको क्या क्या देखना है? माल्टोज देखना है और सुक्रोज देखना है, सुक्रोज देखना है, और क्या देखना है? इसमें लैक्टोज देखना है। केवल आपको ये 3 कार्बोहाइड्रेट्स में देखने। इनमें क्या करना है आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, यानी कि अणुसूत्र पता होना चाहिए, संरचना पता होनी चाहिए, और ये किस बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। देखो, आपकी जितनी भी यूनिट्स है, 2 या 2 से ज्यादा यूनिट्स है, वो किससे जुड़ी हुई होती है? ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ी होती है। अपन क्या बोल रहे थे? अगर ग्लाइकोसाइड्स किसे बोल रहे थे? किसमें आया था आपके पास? कोई भी मान लो रिंग है, उस रिंग में आपके इस कार्बन पर अगर क्या होता है, अगर मैं इसका कोई भी रिएक्शन करवा देती हूँ, तो इस पे अगर कोई भी ग्रुप जुड़ जाता है जी, तो इसे बोलते थे ग्लाइकोसाइडिक, है ना। अगर ये क्या करेगा? अगर इसी कार्बन से दूसरे, यानी कार्बन 1 और दूसरे कार्बोहाइड्रेट की कार्बन 4 से ऐड होगा, यानी कि इससे ऐड होगा। ओके, तो ये होते हैं आपके ग्लाइकोसाइडिक बंध कहा जाता है इन्हें। ओके, तो आपके जितने भी आपके डाइसेकेराइड्स हैं, वो आपके ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े हुए होंगे। इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं माल्टोज। देखो, आपको पहले माल्टोज से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि आप जिस तरीके से आपके पास मोनोसेकेराइड्स की यूनिट्स है, डाइसेकेराइड कब बनेंगे? वो जो मोनोसाइड्स की 2 यूनिट्स है वो अटैच होगी। अब जो जुड़ रही है जिनसे, वो होता है आपका ग्लाइकोसाइडिक बंध कहा जाता है। ग्लाइकोसाइडिक बंध कहा जाता है। आपने जब देख रहे हैं, आपके पास 5 मेंबर रिंग भी प्राप्त होती थी और 6 मेंबर भी रिंग प्राप्त होती थी। अब इस कंडीशन में आपको देखना है कि ये किस कार्बन से अटैच होगी, कौन सा कार्बन इसमें पार्टिसिपेट करेगा। अब बात आती है आपके पास 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी कहा जाता है। 1,4 का मतलब होता है कि आपके पास मान लो ये वो है, फ्यूरिनोज है, पाइरेनोज, सॉरी, ये पाइरेनोज है। पाइरेनोज का कार्बन 1 है, और अगर आपके पास मान लो ये क्या है? पाइरेनोज है। इस पाइरेनोज का क्या है? कार्बन नंबर 4 है। ये 1 तो ये हो गया इसका 1 2 3 4। अगर ये 1 से 4 अटैच हो रहा है, ओके, 1 से 4 अटैच हो रहा है, तो इसे बोलेंगे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, अगर आपका किसी भी पाइरेनोज है, पाइरेनोज अल्फा पाइरेनोज भी हो सकता है और बीटा पाइरेनोज भी हो सकता है। अगर इनमें क्या हो रहा है कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक देखना है, 1 का मतलब हो गया कार्बन नंबर 1 से कार्बन 1 एक यूनिट होगी, एक यूनिट का कार्बन 1 लेंगे और दूसरी यूनिट का लेंगे कार्बन नंबर 4, जिससे वो अटैच हो रहा है, उसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध।
कहेंगे। ओके, अगर कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 6 के बीच बंध बन रहा है तो उसे बोलते हैं 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है। और 1,1 का मतलब होता है कि आपके पास क्या होगा, ये पायरिनोज की स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, थोड़ी चेंज हो जाएगी। किस तरीके से, ये इस तरह जो कार्बन नंबर 1 था वो क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। अब कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, तो ये कार्बन नंबर 1 है, 1 से 1 अटैच हो रहा है तो इसे बोलते हैं 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बंधन भी कहा जाता है या लिंकेज भी कहा जाता है। ओके, इसके नाम भी पता चल रहा है कि कार्बन नंबर 1 और 4 यूज हो रहा है इसमें। अब कार्बन नंबर 4 और 1 और 6 यूज हो रहा है या कार्बन 1,1,6 हो रहा है। हर एक डाइसैकेराइड्स में अलग अलग तरीके से ही अपन देखेंगे किसमें कौन सा बंध बनेगा। ओके, अब अपन पढ़ेंगे माल्टोज। माल्टोज में देखते हैं, अब आपको देखना है कि माल्टोज के अंदर क्या पाया जाता है। माल्टोज में आपके क्या होता है कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ओके, माल्टोज क्या होता है, ग्लूकोज की 2 यूनिट्स होना, उन्हें माल्टोज कहा जाता है। माल्टोज के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है, लिंकेज। ओके, और इसको बनाने की इसका फॉर्मूला होता है C12H12SO11। ओके, और इसे बनाने की विधि होती है, स्टार्च को अगर जल अपघटन करवाया जाए तो अपने को माल्टोज की यूनिट्स प्राप्त होती है। स्टार्च का क्या किया, जल अपघटन किया है ना, तो माल्टोज प्राप्त होता है। अब आपको इसकी रिएक्शंस देखनी है। अगर माल्टोज को का जल अपघटन करवाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, 2 यूनिट ग्लूकोज की प्राप्त होती है। वाटर के साथ साथ आपको H+ का मतलब है कि यहाँ कोई एसिड लेना है। अब अपन देखेंगे कि 1,4 लिंकेज होती है, इसकी संरचना कैसी होगी। ओके, बस आपका इतना ही काम है कि हर एक कार्बोहाइड्रेट क्या करना है, उसका आपको क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और वो कौन से बंध से जुड़ा हुआ है वो पता होना चाहिए, और अगर जल ये किससे बन रहा है और इससे क्या बनाया जा सकता है, यानी कौन कौन सी यूनिट्स पाई जाती है। ओके, वो ज्ञात होनी चाहिए। और रिएक्शंस कैसी होती है इसकी, जैसे आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की पढ़ी, वो सेम वैसे ही रिएक्शंस है, यहाँ कोई ज़्यादा रिएक्शंस का पंगा नहीं है। ओके, अब देखेंगे अपन माल्टोज की संरचना कैसी होती है। ओके, संरचना के अंदर अपन देखेंगे हार्वर्ड प्रोजेक्शन में इसकी संरचना कैसे होगी, या चेयर या बोर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करके देखेंगे। जो आपके चेयर फॉर्म है वो क्या होती है, मोर स्टेबल होती है, तो चेयर फॉर्म को भी अपन देखेंगे इसमें किस तरीके से लिंकेज बन सकते हैं। अब आपको फर्स्ट तो ये करना है, ड्रॉ करना है कि आप क्या करो, ग्लूकोज, जब अपन ने ग्लूकोज का हार्वर्ड प्रोजेक्शन पढ़ा था, हार्वर्ड फॉर्मूला पढ़ा था, वो बना लेंगे अपन। 2 ग्लूकोज की यूनिट्स बना लेंगे। वो किस तरीके से बना लेंगे अपन, ये लो, आपको हर एक कार्बन पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ हाइड्रोजन होगा, OH होगा। जब अपन ग्लूकोज की फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो बस ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, पर यहाँ लिखना आपको CH2OH जो कि है आपके, है ना, 1 2 3 4 5 और 6, बस ये लिख दो। अब आपको क्या करना है, दूसरी ग्लूकोज की यूनिट ड्रॉ करनी है। यहाँ क्या है, HOH। आपको एक बात याद रखनी है कि आपको केवल अल्फा ग्लूकोज ही लेना है, अल्फा ग्लूकोज की यूनिट ही लेनी है। ओके, तो ये अल्फा ये जो नीचे होता है यहाँ भी क्या, OH। ओके, ये छोड़ दो ऐसे ही, 1 2 3 4 5। आपको पता है कि कौन सा लिंकेज पाया जाता है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है। अगर -H2 बाहर निकलेगा तो मैं यहाँ इसे ऐसे लिख सकते हैं, बन गया अपना, ये हो गया आपके माल्टोज की संरचना। ओके, तो ये हो गया आपके माल्टोज की संरचना। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं जिस कार्बोहाइड्रेट का नाम होंगे उसमें आपको क्या करना है, ड्रॉ करके देखना है, खुद से ट्राई करेंगे, जितनी ट्राई करोगे ये आ जाएगा आपको। तो 1,4 के अगर आपके पास 1,1 आता है तो 1,1 बना के देखना, अगर आपके पास 1,6 आता है तो 1,6 भी बनाकर देखना है। ओके, तो ये आपका माल्टोज कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ेंगे अपन लैक्टोज। ओके, अपन देखेंगे सुक्रोज के अंदर। सुक्रोज के अंदर क्या होता है, आपके 1,4 लिंकेज होता है, यानी 1 कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर ही क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। एक यूनिट में तो होगा कार्बन 1 और एक यूनिट में होगा
कार्बन 2 का, है ना। तो इन दोनों के मध्य बंध बनेगा आपने, ओके। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11, है ना। अगर हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है सुक्रोज का तो क्या प्राप्त होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। अब आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, उससे ट्राई करना है। क्या करना है, पहले आपको ग्लूकोज का हार्ट प्रोजेक्शन बनाना है, फिर आपको फ्रक्टोज का हार्ट प्रोजेक्शन बनाना है। ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 ले रहे हो तो इसका क्या करना है, आपको कार्बन नंबर 2 लेना है। कार्बन 1 और कार्बन 2 पर क्या होगा, OH होगा। OH दोनों पे OH है, इन दोनों के OH पर से क्या करना है, आपको वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है और केवल आपके ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाना है। जैसे कि आपने क्या किया, किसमें किया था, माल्टोज में किया था। उसी तरीके से आपको इसमें भी ड्रॉ करना है। जैसे आप ग्लूकोज का फ्रक्टोज का मान लो इस तरीके से बना रहे हो, है ना। यही होगा 5 मेंबर रिंग थी आपकी, फ्यूरेंस था आपका, है ना। तो इसमें होगा आपको कार्बन नंबर 1 और इसमें लेना है आपको कार्बन नंबर 2। तो इनमें जो बंध बनेगा आपके पास वो होगा आपका क्या, ग्लाइकोसाइडिक बंध होगा, ओके। ये हो गया आपके ग्लूकोज का ग्लाइकोसाइडिक बंध और ये हो गया आपके फ्रक्टोज का ग्लाइकोसाइडिक बंध, ओके। ज्यादा कठिन नहीं है आपके, केवल आपको क्या याद रखना कि ये किस लिंकेज से जुड़े हुए हैं, किस ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़े हुए होते हैं, ओके। केवल वो याद रखना है, बाकी का सारा सेम। अगर आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना आती है, उसका हार्ट प्रोजेक्शन आता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर नहीं आती है तो पहले वो सीख के आओ भले, है ना। लैक्टोज के अंदर क्या होगा कि 1,4 का बंध होगा, यानी कि आपके पास क्या होगा, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें C12H22O11 मॉलिक्यूल फॉर्मूला होता है और हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। अगर अपन देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि अपन सुक्रोज को बनाने का मेथड क्यों नहीं बताया आपने, है ना, कि किस तरीके से बनाया जाता है। सुक्रोज आपको डायरेक्टली किससे मिलता है, गन्ने से प्राप्त होता है। जो चीनी होती है वही तो आपकी क्या होती है, सुक्रोज होती है। तो ये गन्ने से डायरेक्ट प्राप्त होती है, अपने को किसी से विघटन करवाने की जरूरत नहीं है। और माल्टोज अपने को डायरेक्ट प्राप्त होता है, लैक्टोज आपको डायरेक्ट प्राप्त होता है किसमें, दूध के अंदर, ओके। दूध के अंदर क्या होता है, लैक्टोज होता है और चीनी के अंदर क्या होता है, सुक्रोज होता है, ओके। तो अपन ये नहीं कह सकते जिस तरीके से अपने माल्टोज प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था, स्टार्च से विघटन करवाया तो अपने को माल्टोज की यूनिट्स प्राप्त होती है। लेकिन सुक्रोज और लैक्टोज में ऐसा कोई पंगा नहीं है। अगर सुक्रोज की बात करें, गन्ने से प्राप्त कर सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। और हाइड्रोलाइसिस करवाने पर आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूनिट्स मिलती है। अब आपको क्या करना है, 1-2 लिंकेज बनाना है। तो आपको 1 कार्बन पर तो लेना है ग्लूकोज और 2 कार्बन वाला लेना है फ्रक्टोज। तो इन दोनों में से आपको H2O रिमूव करवा देना है। H2O रिमूव करवाने के बाद में जो बंध बनता है उसे 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बंधन कहते हैं। अब देखते हैं लैक्टोज के अंदर, इसको हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में अपने को मिलता है ग्लूकोज और लैक्टोज मिलता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है उसी तरीके से लैक्टोज का भी सेम होता है और हार्ट प्रोजेक्शन भी इसका सेम होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है, ओके। जिस तरीके से C6H12O6 होता है ग्लूकोज का, वही फॉर्मूला होता है आपके लैक्टोज का, ओके। तो दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों में केवल आपको क्या करना है, अब इसमें क्या होता है 1,4 लिंकेज होता है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर इसे अल्फा ना बोलकर केवल इसे बोला जाता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध, और ये होता है आपका अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बंध। ऐसे अल्फा बीटा क्यों कहते हैं, अपन पढ़ रहे थे, अगर कार्बन नंबर 1 पर क्या हो रहा था, अपने OH की पोजीशन चेंज कर रहे थे अपन। अगर आपके पास नीचे OH है हार्ट प्रोजेक्शन में, इस तरीके से अगर नीचे OH लगा हुआ है तो उस समय बोल रहे थे अपने पास ये कौन सा रूप हो गया, अल्फा रूप हो जाता है। अगर ये OH आपके पास ऊपर होता है तो वो कौन सा रूप हो जाता है, बीटा रूप हो जाता है। तो माल्टोज में भी अपन ने क्या किया, केवल कौन सा रूप लिया, अल्फा रूप, है ना। और सुक्रोज में भी अपन कौन सा ले रहे हैं, अल्फा रूप ही ले रहे हैं ग्लूकोज का, ओके। लेकिन आपके लैक्टोज में क्या होता है, बीटा रूप लिया जाता है ना। अब आपको क्या करना है, अल्फा तो आपका ग्लूकोज का होगा, है ना, अल्फा रूप तो आपको ग्लूकोज का लेना है और लैक्टोज का लेना है बीटा रूप, है ना। अल्फा तो इसका लेना है और बीटा इसका लेना है। अब जो लिंकेज बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, आपके कौन सा 1,4 है, तो वो लिंकेज बनेगा कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये लिंकेज होगा आपका लैक्टोज के अंदर, जबकि जो आपका सीधा आ रहा था वो आपका माल्टोज में आ रहा था।
1 यूनिट यहाँ आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया आपका माल्टोज में आ रहा था, लेकिन ये आपका आएगा लैक्टोज के अंदर। लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज प्लस लैक्टोज पे आ जाता है गैलेक्टोज, है ना। तो इन दोनों में से गैलेक्टोज तो होगा अपना बीटा, ये बीटा ग्रुप हो गया क्योंकि यहाँ आएगा OH, और अगर अल्फा ले रहे हैं अपन ग्लूकोज का तो यहाँ आएगा इसका OH। तो ये अपना देखो डाइसैकेराइड्स कंप्लीट हो चुका है। अब बचता है आपके स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज की कहानी में केवल इतना है कि आपको केवल उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आ रही है, उनमें पता है कि कौन सा लिंकेज है, तो बहुत इजी हो जाता है ये, और बहुत इजी है। और इनकी रही बात रिएक्शंस की, रिएक्शन जैसे ग्लूकोज में हो रही थी उसी तरीके से इनमें होती है। ये कुछ अनपचायक होते हैं, कुछ अपचायक होते हैं, कुछ फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। ओके, और बात आती है कि इनमें ओसाजोन का निर्माण होता है या नहीं होता है ना। वो आपके पास डाइसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड्स के अंदर माल्टोज में होता है, जबकि आपके लैक्टोज वगैरह के अंदर नहीं होता है। ओके, अब अपन पढ़ेंगे स्टार्च और सेलुलोज, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? जिनका विघटन कराने पर क्या हो, आपको बहुत सारी यूनिट्स प्राप्त हो। पॉलीसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है अगर आपका इनका जल विघटन करवा रहे हो या जल अपघटन करवाती हो तो क्या होती है, आपको n नंबर ऑफ सैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स प्राप्त होती है। n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स प्राप्त होती है। ओके, पॉलीसैकेराइड्स का अगर जल अपघटन करवाया जाता है तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्राप्त होती है, यानी कि बहुत सी यूनिट्स प्राप्त होती है जिन्हें अपन गिन भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा होती है ये, है ना। तो अपन इसमें आपके हैं केवल स्टार्च, जो किसमें पाया जाता है, आपके मोस्टली आलू के अंदर, गेहूं के अंदर इनमें पाया जाता है। और क्या होता है, सेलुलोज किसमें पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है आपके कॉटन में सबसे ज्यादा, केटून है ना, कॉटन में यानी कि रुई होती है, उसी को अपन सेलुलोज भी बोलते हैं। तो ये सेलुलोज की मात्रा उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। ओके, जहाँ जहाँ दीमक लगती है वहाँ माना जाता है कि सेलुलोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। पेड़ पौधों के अंदर सबसे ज़्यादा सेलुलोज पाया जाता है, वहीं दीमक लगती है। दीमक का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि वो कहाँ लगती है, जिनमें सेलुलोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ओके, अपन देखेंगे स्टार्च और सेलुलोज, इनमें केवल बंधन का ये अलग अलग है और सब सेम है। आपको देखना है कि स्टार्च में क्या होता है कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है और ग्लूकोज की यूनिट्स जुड़ी हुई थी। अगर ग्लूकोज की यूनिट्स n नंबर ऑफ यूनिट्स जुड़ी हुई हो, यानी कि n का मतलब बहुत सी संख्या में जुड़ी हुई हो सकती है, हजारों की तादाद में ग्लूकोज की यूनिट्स अगर जुड़ी हुई है, कौन से 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध्स हैं, तो अपन बोलेंगे कि आपका क्या है, स्टार्च है। अब आपका बात आती है कि स्टार्च क्या होती है, दो तरीके के होते हैं, एमाइलोस एक एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोस क्या होती है, एक सीधी श्रृंखला के अंदर अगर ग्लूकोज की जोड़ते हैं अपन तो एमाइलोस होता है, और एमाइलोपेक्टिन में क्या होती है कि वो साकित संरचना में जुड़ती है ना। ये सब आपका 12th में पढ़ा हुआ है, सब कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च और सेलुलोज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। और सेलुलोज में क्या होता है, आपके बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है, इसमें तो क्या है, अल्फा बनता है, और इसमें क्या होता है, बीटा बनता है। बीटा कैसे बनता है, आपको क्या करना है, ग्लूकोज, इसमें भी सेलुलोज के अंदर भी क्या होता है, ग्लूकोज की यूनिट्स होती है। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, रिजिड होता है, यानी कि दृढ़ होता है, क्योंकि इसके अंदर 1,4 बंध बना हुआ है। ओके, तो 1,4 बंध ऐसे ही मिलेगा। ये 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 हो गया। एक कमी लग रही है मुझे काफी, 1 2
3 4 5। ओके, अगर ये बीटा 1/4 इनकेस है तो वो इस तरीके से बनेगा, और अगर ये अल्फा में है स्टार्स तो किस तरीके से बनेगा आपके, इस तरीके से ग्लाइकोसाइड बनेगा। ओके, तो बहुत सी यूनिट क्या हो जाएगी, एक दूसरे से अटैच होती जाएगी, अटैच होकर एक लंबी संरचना बना लेगी। एन नंबर का मतलब है 4 से लाखों की संख्या के अंदर यूनिट्स जुड़ेगी आपके मोनोसेकेराइड्स की। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज ही, स्टार्च में भी ग्लूकोज ही होता है और सेलुलोज में भी ग्लूकोज ही होता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आपका सेलुलोज, क्योंकि ये दृढ़ होता है। ओके, क्योंकि ये लिंकेज होते हैं, साकित संरचना भी इनकी होती है बहुत ज्यादा, इसीलिए इन्हें माना जाता है ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल तो दोनों ही है अपने आप अपनी अपनी जगह, लेकिन इनमें क्या होता है बंध सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इनमें भी क्या होता है कि स्टार्च में भी क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन स्टार्च होता है। एमाइलोपेक्टिन पेक्टिन स्टार्च में क्या होता है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पार्टिसिपेट करने लग जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है आपके, अगर आपका 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, मान लो फ्लोरीन है, वो क्या हुआ किसी हाइड्रोजन से अटैच है, तो दूसरा फ्लोरीन अगर आ रहा है तो उसमें क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए शर्त क्या होती है कि दो जो हाइड्रोजन है वो किससे बॉन्डेड होता है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो मोस्टली किन कंपाउंड्स में, जिनमें FON फोन हो यानी कि F फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर ये 3 एलिमेंट है किसी के अंदर और इनके पास H जुड़ा हुआ है, अगर दूसरा कोई ग्रुप आ जाता है जिसके अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, जैसे कि कोई फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, उन कंपाउंड्स में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट चैप्टर खत्म हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे अपन।